Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn homeopathic treatment of the ailments, complaints of the spleen. Homeopathic treatment, ailments of the diseases of the spleen. इलाज स्प्लीन का अकॉर्डिंग टू द काज होगा, जो हमने इस लेक्चर के पहले पार्ट में डिस्कस किया। ल्यूकीमिया होगा तो ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट होगा वजह, हॉजकिन डिजीज लिम्फोमा होगा तो लिम्फोमा का, सार्कोइडोसिस होगा तो सार्कोइडोसिस का, मलेरिया होगा तो मलेरिया का, लीवर वेसल्स या स्प्लीनिक वेसल का थ्रोम्बोसिस होगा, ठीक, कैंसर होगा, मेटास्टेसिस होगा कैंसर का, ठीक। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द काज डील करता है ना। अब जो आपका सिस्टम है, इतना खूबसूरत सिस्टम है, इतना ताकतवर सिस्टम है होम्योपैथी के नाम, होम्योपैथी जो हमने मैंने डिस्कवर किया कि इसके साथ इसके पास बहुत सारे टेक्निक हैं दवाई को सेलेक्ट करने के। ये काजेशन को भी डील करता है, काजेशन पे भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, होम्योपैथिक रेमेडीज की सिलेक्शन करते हैं, सिम्प्टोमेटोलॉजी पे भी करते हैं। ये भी एक मेथड है होम्योपैथी में दवाई सेलेक्ट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी करते हैं, मियाज़म पे भी करते हैं, की नोट पे भी करते हैं, सेंसेशन पे भी करते हैं, चेहरा शनासी पे भी करते हैं, मियाज़म डायग्नोज मैथमेटिक तरीके से भी करते हैं। बहुत सारे तरीके राइज हैं और सब ठीक है। किसी भी तरीके में से एक सब तरीक़ों को आपने समझना, उससे वाकिफ़ियत आपके लिए ज़रूरी है। जो नए तरबियत के लिए आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए, ठीक, इमर्जिंग यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए सब तरीक़ों से आपका वाबस्तगी ज़रूरी है और किसी तरीके से आपका इख्तिलाफ़ करना ज़रूरी नहीं है। ये बात आपने ज़हन में रखना है। और एक तरीके में आपका महारत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ 7-8 तरीक़ों में आपके महारत ज़रूरी है। आज 30-31 तरीके आ गए। आप 7-8 तरीक़ों से आपने दवाइयाँ कैसे सेलेक्ट करनी है, क्यों सेलेक्ट करनी है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि कोई एक तरीका जो है वो आपका तमाम अमराज को कवर नहीं करता। जब आपके कभी आपके हाथ पैथोलॉजी नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां पैथोलॉजी में ऐसी मौजूद है जिसके काज के सामने लिखा हुआ है अननोन, देन व्हाट शुड बी डन। तब हमने क्या करना है, छोड़ना है मरीज को अपनी हाल पे। एक बंदा थाले कहता है वो सीडी का मरीज है, हम उसको क्या कहना है कि शक मत करो। एक बंदा बीवी पे शक करता है तो क्या हमने उसको बोलना है कि भाई जाओ आप शक क्यों करते, शक मत करो, ये तो वहम है। जो बंदा बार बार हाथ धोता है, झूठ बोलता है, एक बंदा जो है ना होमोसेक्सुअल है, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, एक बंदा झूठा है, बंदा धोखे करता है, हट हराम है, काम नहीं करता, क्या हमने उसको जाने देना या सबको ट्रैंक्विलाइजर खिलाने हैं। यह होम्योपैथी का तरीका ही नहीं है। यहाँ हमारी इनफरादियत है हमारे सिस्टम की। तो यहाँ काजेशन के हवाले से अगर हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो हम उसका अहाता नहीं कर सकते। तो कहीं हमने आपको हॉजकिन डिजीज समझाना होगा, तो कहीं आपको लिम्फोमा समझाना होगा, तो कहीं आपको लीवर का फंक्शन समझाना होगा, कहीं सार्कोइडोसिस समझाना होगा। तो बहुत सारी डिजीज़ हमने मलेरिया वायरस 4 की 4 स्पीशीज़ आपको समझानी होती हैं, ठीक। तो आपको प्रॉब्लम आएंगी और हमने कोशिश ये करनी है, हमारा ये कोशिश है कि हम आपके लिए सिंप्लीफाई करें और आप आज से इधर इसी लेक्चर से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। एम आई क्लियर? So we should treat splenomegaly which is also known as GB enlargement, ठीक है जी। आप उसको we should treat, हमने अडॉप्ट करना है कौन सा तरीका, सिम्प्टोमेटोलॉजी का, राइट। और साथ हमने डॉक्ट्रिन ऑफ नोसोर्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म्स भी लगाने हैं ताकि हमारा रिजल्ट और भी बेहतर हो। एम आई क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द सिम्प्टोमेटोलॉजी मेथड ऑफ द होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस। स्प्लीन के अंदर, ठीक, हमने यहाँ 3, 4, 5 बल्कि मैं कहता हूँ 8 तरीके अप्लाई करने हैं। तो कि हमने पैथोलॉजी पे जाना है, तो कहीं हम सिम्प्टम पे जाना है, तो क्या हमने क्लिनिकल जाना है। सिर्फ सिम्प्टोमेटोलॉजी नहीं करनी, कुछ की नोट सिम्प्टोमेटोलॉजी भी हमने सिर्फ पिक्यूलर करने हैं। तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना है, तो कहीं क्लिनिकल जाना है। एम आई क्लियर? बस हमने कवर करना है अपने मरीज़ को। हमारा मकसद क्या है, मरीज़ को बचाना है ताकि मरीज़ लीवर को, स्प्लीन को रिमूव ना कर दें। अब मैं अगर स्प्लीन को कभी लीवर कहता हूँ, कभी जीबी कहता हूँ,
मुझसे मेरे मुंह से निकलता है, तो ये आपने पहले से पेश की मुआज़रत, ठीक, क्योंकि लेक्चर टॉपिक बड़ा है और हमने कवर करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि स्प्लीन को स्प्लीन ही बोलूँ और थिली या थिली बोलूँ, लेकिन अगर होता है तो आपने उधर मुआज़रत पहले से कबूल कर लिया। आप स्प्लीन की ट्रॉफी होती है, स्प्लीन श्रिंक होता है, उसके सेल्स जो होते हैं वो किसी भी वजह से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, अब उसकी वजह कोई भी है, लेकिन स्किन क्या है, स्प्लीन क्या है, तिली, उसकी ट्रॉफी हो जाती है, वो श्रिंक हो जाता है साइज में, वो डिक्रीज करता है और उसमें सख्ती आ जाती है, इन ड्यूरेशन आ जाती है। देन व्हाट शुड बी डन? सबसे पहले आपने उसको आइडियम देना है 1m × 3 + 30 TDS। इसमें एक सेंटम याद रखें कि खाए बकरी की तरह और सूखे लकड़ी की तरह। इसमें स्टार्ट में लिखा है, इसकी मटीरिया मेडिका में जो इब्तिदाई लाइन्स है उसमें लिखा हुआ है कि रैपिड मेटाबॉलिज्म, लॉस ऑफ फ्लैश, ग्रेट एपेटाइट। भूख उसको बहुत लगती है, भूख उसको बहुत लगती है, लेकिन उसकी जो फेस्टिंग होती है, मिसिएशन होता है, उसका जो स्केलेटन मसल्स होता है ये गलता है, स्किन और हड्डी रह जाता है। हालांकि खाता बहुत ज्यादा है, भूख उसकी बहुत ज्यादा होती है, एपेटाइट इसका इतना इंक्रीज होता है। हंग्री होगा विद मच थर्स्ट, और प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। अब जब ये खाता है ना तो अच्छा महसूस करता है। आयोडियम वाला जब खाता है तो ये अच्छा महसूस करता है, ये इसकी मोडिलिटी है। बहुत ज्यादा इसको कमजोरी होती है। अब थोड़ा सा भी ये एक्सर्शन करता है ना तो सांस इसका फूल जाता है, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करता है तो सांस इसका फूल जाता है। इसमें लिखा हुआ है इब्तिदाई लाइन में कि इसमें लार्ज होती है लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फोडेनेपेथीज की होती है, इसमें लिखा हुआ है। आप अभी बोरे को उठा के उधर पढ़ ले, इब्तिदाई लाइन्स पढ़ लें। कोई पूरा आपको मैं आयोडियम पढ़ने का नहीं कह रहा हूं, पहले इब्तिदाई 4 लाइन्स पढ़ लें, उधर आपको जो मैं आपको बोल रहा हूं ये लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट आई हैव कंफर्म्ड, जो हमने अपने 10 साल में कंफर्म किया, और आपको रेफर कर रहे हैं, आप इसका मटीरियल वीडियो के देखें, उधर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि खाए बकरी की तरह सूखे लगे, काशी राम की बातें हैं ना, तो इधर लिखा हुआ है, बोर ने क्या लिखा, विद वेरेशियस एपेटाइट्स बट गेट्स थिन। एम आई क्लियर? वही काशी राम, ये अल्फाज काशी राम के हैं जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है आयोडियम में कि ट्यूबरकुलर टाइप ऑल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, जितने भी ग्लैंड्स हैं उसका जो स्ट्रक्चर है रिस्पिरेटरी ऑर्गन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, आर स्पेशली अफेक्टेड। मैं आयोडियम के बारे में आपको एक और बात बताऊं, जहां कहीं भी ट्रॉफी आती है, चाहे वो टेस्टिकल्स में आती है, छोटे हो जाते हैं, चाहे वो ओवरीज की ट्रॉफी होती है, चाहे वो मेमोरी ग्लैंड्स, मेमी फीमेल ब्रेस्ट की ट्रॉफी होती है, हर तरह के अगर वो गायब भी हो जाते हैं तो ये दोबारा बनाएगा आयोडियम। ये इतनी बड़ी दवाई है। एम आई क्लियर? आयोडीन erodes the defensive apparatus of the system by assembling the mononuclear leukocytes whose phagocytic action is marked. Who said? Boric in his materia medica। ये बातें वो कर रहा है। अभी वो बंदा ना, वो जो कहता है कि जी हम होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब इसका जवाब दे। हम सवाल जवाब के पीछे नहीं फिर रहे, हमने फील्ड में काम करना है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ये खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम आपको होम्योपैथिक लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। ये अब ये रिकॉर्ड ये अपलोड भी होगा, ये अपलोड होगा, मेरी जिम्मेदारी से आप उधर कमेंट्स में लिख दो कि ये तो नहीं लिखा हुआ है मटीरियल मेडिका के उसमें, आयोडियम में, बोरिक ने नहीं लिखा हुआ है इब्तिदाई लाइन्स में, तो हम उसी पे अपलोड कर देंगे मुआवजरत, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। इल्मी गलती करेंगे, करते सब हो सकता है, लेकिन हम बात वो करेंगे ना जो साइंटिफिक हो, जो ऑथेंटिक हो। हम आपको बात ना रेफरेंस से बात करेंगे, तो रेफरेंस से जो बात करेगा ना तो गलती भी अगर निकालेगा तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं।
और हम अपने उसी कमेंट्स के सामने हम ना उधर उसका शुक्रिया अदा करेंगे, और इंशाल्लाह अब तक वो जो है ना वो मानेंगे भी, अपनी गलती को एडमिट भी करेंगे, इतनी जरूरत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कोई ऐसी बात करेगा, ऐसी बात साइंस में नहीं चलती, ना मैं मानता हूँ ना कोई ये मानता है ऐसी बात। इसमें लिखा है मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हुज फेगोसाइट सेक्शन इज मार्क्ड एट अ गिवन पॉइंट लेट पॉइजनिंग ट्रिमर आयोडीन क्रेव्स कोल्ड एयर। ठीक है जी, अभी बाकी हमने नहीं पढ़ना इसमें। ठीक, हमने इधर एट्रॉफी चाहे होती है स्प्लीन की, एट्रॉफी चाहे होती है ब्रेस्ट की, एट्रॉफी चाहे होती है ओरिस की, एट्रॉफी चाहे होती है टेस्टिकल्स की, तो यू शुड अप्लाई आयोडियम फर्स्ट इन 1 into 3 TDS फॉर फर्स्ट डे एंड 30 TDS बाकी दिन में देना है। 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपने इस साइकिल को रिपीट करना है। Am I clear? Yes, sir. इग्नस कास्टस, एट्रॉफी की बात कर रहे हैं, एट्रॉफी की बात कर रहे हैं। हमने इधर क्या करना है, देखें इधर एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, इन्फ्लेमेशन, पेन, करते हैं आगे और फ्लो चार्ट करते हैं साथ साथ। ठीक, एट्रॉफी में सबसे पहले आयोडीन की बात की, अब आती है बात इग्नस कास्ट की। आप इग्नस कास्ट का मटीरियल मीडिका देखते हैं, आप इसके एब्डोमेन में जाते हैं तो आप देखते हैं पहला जो लफ्ज लिखा हुआ है स्प्लीन लिखा हुआ है। आप अगर इग्नस कास्ट का मटीरियल मीडिका देखते हैं और आप कंसाइज मटीरियल में से बोरिक की बात करेंगे, बाकी बहुत सारे मटीरियल मीडिका है, एलन है, नेक्स्ट लीडर है, बहुत सारी, लेकिन आप जो छोटा मटीरियल मीडिका है ना सबसे कंसाइज उसकी बात करते हैं। आप इग्नस कास्ट का मटीरियल मीडिका उठाते हैं, आप वहाँ एब्डोमेन में जाएं, एब्डोमेन में पहला लफ्ज जो लिखा हुआ है स्प्लीन लिखा हुआ है। स्प्लीन स्वॉलन, सोर, स्टूल सॉफ्ट, receipt difficult, deep fishes in anus, nausea with sensation if it is pressed downward was to support bowel। अब बात तो यहाँ सोलन की है और यहाँ एट्रॉफी की है ना। देखिए सेलुलर एडाप्टेशन जो जानता है उसका ये क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता। जो सेलुलर एडाप्टेशन जानता है उसके, अब अगर उसका सवाल पैदा होता है तो हमारा इस लेक्चर का जो पहला पार्ट है वो उधर देख ले, जिसमें हमने थोड़ा सा ब्रीफली आपको सेलुलर एडाप्टेशन के बारे में बताया है कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है, एट्रॉफी क्या होती है, मेटाप्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया क्या होता है, इन्फार्क्शन निक्रोसिस क्या होता है। एट्रॉफी का कॉम्प्लिकेशन जो है ना वह हाइपरट्रॉफी का कॉम्प्लिकेशन एट्रॉफी है। अब हमारे लेक्चर का पॉइंट आ गया याद। ठीक, बाकी आपको कोई कंफ्यूजन है इधर क्लियर करने को मांगता है, नहीं मांगता? ठीक है जी, कि इधर सवाल लिखा हुआ आप एट्रॉफी में इसको लिख के दे रहे हो मुझे। ठीक है जी, है क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब देखें इसके बाद जो दवाई है वो है यूक्लिप्टस ग्लोब्यूलस। यूक्लिप्टस में ई यू लिखा हुआ है, ई साइलेंट है। यूक्लिप्टस, ई यू, ई यू, यूक्लिप्टस ग्लोब्यूलस। Eucalyptus is a powerful antiseptic remedy and destructive to low form of life. ये ग्रेट एंटीसेप्टिक रेमेडी है, जरासीमों को मारने वाली। अब यहाँ क्वेश्चन होता है ना कि सर ये तो ग्रेट एंटीसेप्टिक है तो इसका स्प्लीन में गेली से क्या लेना देना। अब ये क्वेश्चन किसका बनेगा जो हमारे लेक्चर का पहला पार्ट नहीं देखा उसने।
कि बैक्टीरिया और वायरसेस भी स्प्लीनोमेगाली को लीड करते हैं। वहाँ हमने आपको एक खुशी की खबर सुनाई थी स्टार्ट में कि हम आपको ट्रीटमेंट जो तरीके बताएंगे, तो आपको इन जंबेलों में हम नहीं डालेंगे कि ल्यूकीमिया सीख लो, लिम्फोमा सीख लो, हार्ट डिजीज सीख लो, स्कॉर्कोइडोसिस सीख लो, लीवर फंक्शन को सीख लो, हेपेटाइटिस बी को सीख लो। बताया था ना आपको, ये ऐसे आपकी दवाइयाँ कवर करती हैं, आपका सिस्टम ऐसे कवर करता है। अब यहाँ ये एंटीसेप्टिक दवाई है ना, इग्निसकास्टस। अब ये इग्निसकास्टस एंटीसेप्टिक दवाई है, तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है, इन्फ्लुएंजा को मारता है, मलेरिया को मारता है। अब ये आप कहेंगे सर कौन कहता है, मैं बताता हूं आपको। डिफ्थीरिया को ये मारता है, मलेरिया, इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, अभी जो मैं ये बोल रहा हूं ना, ये अल्फाज ये कहां से बोल रहा हूं, ये इग्निसकास के मटीरिया मेडिका बोरिक मेस्ट इब्तिदाई लेज में ये लिखा हुआ है। तो ये नाम बीमारी के नाम है। इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड्स। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जो आप मरीज का इलाज करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, वन डंग नस्कास पढ़ लो, ठीक। अब जब ये जरासीम आप मारते हैं नस्कास से, बैक्टीरिया की वजह से, तो क्या होता है, तो क्या होता है, स्प्लीन रिस्टोर होता है ना, वापस आता है अपनी जगह पे 70 ग्राम पे, ऐसा ही है ना, वापस अपनी जगह पे आता है ना 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है जी। 20 सेंटीमीटर से 1 किलोग्राम से 1000 ग्राम से वापस आता है 70 ग्राम पे, जब आप जरासीमों को मारते। हाँ, आप अगर निष्कास, आप यहाँ डिफिशिएट भी हो रही हैं दवाइयाँ कि अगर जरासीमों की वजह से, तो ये है आईडीएम कब लगेगा, इग्निसकास्ट कब लगेगा, आ रही समझ ना। आप देखें, ये क्वेश्चन तभी होना ही नहीं चाहिए आपको कि भाई यहाँ तो हाइपरट्रॉफी की बात हो रही है, तो वहाँ तो एट्रॉफी की बात हो रही है। ये सारे जो लिंक हैं इंटर आपस में, ये सारे एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी और स्प्लीनिक रप्चर और हाइपरस्प्लीनिज्म, ये लिंक है आपस में। ये सब शक्लें हैं सेलुलर एडाप्टेशन की, राइट। इग्निसकास्ट के बाद जो दवाई है वो है फास्फोरस, बड़ी दवाई है फास्फोरस। ये जो कैंसर वाली बात है ना, कैंसर वाली बात, ये कैंसर को भी ठीक करता है। डीजेनरेशन जहां कहीं भी होगा, फास्फोरस को ठीक करेगा, क्योंकि ये आपको जेनेटिक, ये आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, ये उसका पार्ट है, ये उसका इंग्रेडिएंट है, ये डीएनए का हिस्सा है। आपके डीएनए में फास्फोरस मौजूद है। अब आपका स्पाइनल कार्ड या नर्व्स पैरालिसिस काज करेगा, बोन डिस्ट्रक्शन आपका होगा, ठीक। डिसऑर्गेनाइजेस द ब्लड, ऑर्गेनाइजेशन के जो ब्लड का ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिसऑर्गेनाइज होता है। ये इसकी मटीरिया मेडिका, फास्फोरस की मटीरिया मेडिका में लिखा है। तो फास्फोरस उधर काम करता है। डीजनरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स में काम करता है। जहां कहीं भी पिक्चर ऑफ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म आपके सामने आता है, तो क्या करता है, आपका फास्फोरस आपकी दवा हुआ करती है। फास्फोरस की मटीरिया मेडिका में बोरिक स्टार्ट में इब्तिदाई लाइंस में लिखता है, स्टार्ट में लिखता है कि causes yellow atrophy of the liver, who said Boric said in his matinia medica, and subacute hepatitis, tall slender person, narrow chested and thin transparent skin, weakened, loss of animal fluid with great nervous debility. Clear? इसका अगर हम एब्डोमेन देखते हैं फास्फोरस का, हम देखते हैं तो इसका एब्डोमेन के अंदर लिखा हुआ है कि लीवर कंजेस्टेड, एक्यूट हेपेटाइटिस, फैटी डिजेनरेशन, जॉइंटिस, पैंक्रियाटिक डिजीजेस, लार्ज येलो स्पॉट ऑन एब्डोमेन, ये लिखा हुआ है उधर।
थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको मिलता है तो फास्फोरस आपकी दवा हुआ करेगी एट्रोफी ऑफ द स्प्लीन में भी और एट्रोफी ऑफ द लीवर में भी ये काम करती है। और जो कैंसर वजह होगी उसकी तो उसमें को भी ये कवर करेगा। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी एनलार्जमेंट, जब साइज बढ़ता है तो हाइपरट्रॉफी में आर्सेनिक एल्बम थर्ड फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, मेंटली रेस्टलेस है, वीक है, बर्निंग सेंसेशन है पेन में तो आर्सेनिक एल्बम जाएगा। कैलकीरियार्स हमारी प्रैक्टिस में सियानोथस हम मदर टिंचर में देते हैं और चाइना मदर टिंचर में देते हैं और चाइना सल्फ हम 200 में देते हैं एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस में। 3 खुराकें क्लियर। चाइना क्यों? मदर टिंचर 10 कतरे 10 सुबह 10 दोपहर 10 शाम खाने से पहले चाइना। सियानोथस क्यों? खाने के बाद 10 कतरे और चाइना सल्फ पहले दिन देते हैं। TDS 2-3 खुराकें। ये हमारा प्रोटोकॉल है सारा। ये हमारा 98% स्प्लीनोमेगाली की केस कवर करता है। 3 दवाइयां तो हमने आपको ऐसे ऑर्डर बना के तरतीब बना के दे दी ना, और एक दवाई हम 2 दवाई हमने आपको एक सिम्टम से बता दी, एक क्लिनिकल बता दी, कैलकीरियार्स। एम आई क्लियर? हेलियांथस एनुनस, हेलियांथस एनुनस ये बहुत अच्छी दवाई है एनलार्जमेंट ऑफ यानी हाइपरट्रॉफी ऑफ स्प्लीनोमेगाली की, ऑफ स्प्लीन की। नेट्रम म्यूवर, क्योरिकस ग्लैंडुबस, क्यूरिकस ग्लैंडुबस, QUERCUS क्योरिकस ग्लैंड, ग्लैंड लिख दे GLAND ग्लैंड, आए साथ लिख दे BOS बॉस लिख दे, राइट। ये आपका हो जाता है कंप्लीट हाइपरट्रॉफी। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में आपने क्या करना है? वही दवाइयां जाएंगी इधर, चाइना सियानोथस और चाइना सल्फ, 2 क्यों में और एक 200 में। अगर इससे आपका मरीज कवर नहीं होता, 5% में रह जाता है, तो आपने उधर फेनाफास देना होता है 6 में, आयोडियम 1M में 3 पुड़ियां, और सक्सिनम एक दवाई है वो आपने 30 में देनी होती है। सक्सिनम एक दवाई है जो आपने 30 में देनी है। आप सक्सिनम कब देनी है और क्यों देनी है भाई? क्वेश्चन है ना। सक्सिनम का क्या है क्लिनिकली मैं आपको बताता हूं कि फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, ये स्प्लीन के फंक्शन को इंप्रूव करता है। जब स्प्लीन माल फंक्शनिंग करता है ये इसको फंक्शनल करवाता है। सक्सिनम 30 में स्प्लीन को फंक्शनिंग करवाता है, ये अपना काम शुरू कर देता है। एम आई क्लियर? आयोडियम क्या है? ये ट्रॉफी की भी दवाई भी है, हाइपरट्रॉफी की भी है। क्लियर? फेरमफास क्या है? वो आपका ब्लड पे, फेरमफास का ब्लड पे, सेलुलर पार्ट पे, आरबीसीज पे एक्शन है, तो उधर ब्लड को कवर कर देगा क्लिनिकली, कॉजेशन पे कर रहे हैं ना। और सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी हेमाटोलॉजिकल जो सिस्टम है आपका, अगेन यहां देखिए प्लीज अटेंशन प्लीज। फेरमफास क्यों दे रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है? फेरमफास जो है हम इसलिए दे रहे हैं कि जो हेमाटोलॉजिकल जो सिस्टम है WBC और BC और प्लेटलेट्स का, फेरमफास उधर ठीक कर देगा। आयोडियम ग्लैंड्स की दवाई है। मैं आपको साइंस समझा रहा हूं कि हम ये तरतीब क्यों लगा रहे हैं। सक्सिनम से हम क्या करते हैं? हम इंप्रूव करते हैं उसकी फंक्शन को, जब हमारा वो ऑर्डर फेल होता है तो।
एम आई क्लियर? अब इससे कोई आसान तरीका नहीं है हमारे पास और कि हम आपको समझा सकें। इंफॉर्मेशन की समझ आ गई? अगर आपकी ये दो ऑर्डर आपके फेल होते हैं तो देन व्हाट शुड बी डन? आप पीछे आप हिस्ट्री में जाते हैं, उसका आपका केस फेल होता है, आप हिस्ट्री में जाते हैं, आप उससे मलेरिया का पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री में आपको मलेरिया मिलता है, उसकी हिस्ट्री में आप कॉजेशन देख रहे हैं ना, हिस्ट्री में मुख्तलिफ टेक्निक से हमने ट्रीटमेंट करना है। आप हिस्ट्री में जाते हैं, आप देखते हैं उसकी हिस्ट्री में मलेरिया है क्रॉनिक, तो आप देखते हैं कि यार ये तो स्क्वेला है, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया, जो किस फॉर्म में? जीबी के इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में, हाँ जीबी की इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में, स्प्लेनाइटिस की फॉर्म में आपका प्रेजेंट कर रहा है। तो आपने उधर क्या देना है? देन व्हाट शुड बी डन? Who is going to inspire us? जी, कौन मुतासर करने वाला है हमें जो ये दवाई बताएगा? जी, मलेरिया। तुक्का तो किसी का भी लग सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब का नहीं लगा, अनफॉर्चुनेटली। अरेनिया डायडेमा, आपका ये ऑर्डर, आपको हिस्ट्री में मलेरिया भी नहीं मिलता, आपको हिस्ट्री में मलेरिया नहीं मिलता, आपके ऑर्डर्स भी फेल होते हैं, आप जरासीम भी वजह नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को? जरासीम की वजह नहीं। आप देखते हैं ये थ्रोम्बस है, तो उधर आपने देना है बोथरोस सीएम में, फिर 200 में रोजाना देना है ओडी। फेल होता है भाई थ्रोम्बस में, फिलियर में जाते हैं आप फिलियर में जाते हैं, आपका बोथरोप नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, तो देन यू शुड अप्लाई एलेक्सिस। नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, फिर आपने ऑर्डर बनाना है, तरतीब बनानी है। आपने नक्स 1M एक खुराक देके 1 घंटे बाद बेसिलियम 200 एक खुराक देके 1 घंटे बाद फास्फोरस 1M एक खुराक देके, ये पहले दिन आपका ये होगा प्रोटोकॉल। दूसरे दिन आपने क्रोटिनस हार्डस 1M/3 TDS देना है, तो 2 दिन आपने ये खिलाई, फिर आपने क्रोटिनस हार्डस जो है 200 रोजाना एक खुराक देनी है। तो ये आपका नहीं फेल होगा थ्रोम्बस में। अगर लीवर की वेसल्स में थ्रोम्बस फंस गया है या कहीं और फंस गया, तो यह आपका हो जाता है क्लियर इन्फ्लेमेशन बी। और यहां हमने थ्रोम्बस लिखना था, वो लिख दिया है, थ्रोम्बस हमने कर दिया आपका, ठीक है जी। थ्रोम्बस इधर लिख दो। थ्रोम्बस में हमने आपको 3 दवाइयां बताई, हाउ मेनी? 3। इसको ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। नंबर 1 बोथरोप्स, नंबर 2 लेकेसिस, नंबर 4 क्रोटिलस हॉरिडस, और मैं कहता हूं नंबर 3 हो गई ना, 4 लिख दो आप अर्निका, और मैं कहता हूं 5वां भी लिख दो कैलकिरिया फ्लोर। ठीक है जी, आप यहां से रिपोर्टरी शुरू हो गई है ना। ये हमारा थ्रोम्बस भी हो जाता है कंप्लीट। ये नमाज के बाद करते हैं, ठीक, ब्रेक लेते हैं नमाज के लिए, असर की नमाज पढ़ते हैं, ज़ाया होने का खतरा है, ठीक। उसके बाद इंशाल्लाह हम पेन को करते हैं और फिर हम नेक्स्ट में अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक। एलिमेंट्स ऑफ स्प्लीन में जो हमारा लास्ट सेगमेंट रहता है वो है पेन का। पेन स्प्लीन तिली के अंदर जब पेन पैदा होता है तो उसको हमने कैसे डील करना है, यानी स्प्लीन के यानी तिली के दर्द को हमने कैसे डील करना है। होम्योपैथिक
तरीके से। सबसे पहले ग्रुप डिस्कस करते हैं। जो ग्रुप काम करता है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन हमारी होम्योपैथी की काम करती है, फ्रंट टाइम वो करती है डिस्कस। अगारिकस, आर्सेनिकम एल्बम, सियानोथस, हेलोनियास, हेलियंथस एनोनस, कार्योआइडाइड, कार्योआइडाइड के बाद नेट्रम्यूर, सल्फर, राइट। अब उसके बाद अगर हम करेक्टर ऑफ पेन की तरफ जाते हैं, तो स्टिचिंग पेन अगर हमें यहां मिलता है, स्टिचिंग, राइट, तो स्टिचिंग पेन में हमने क्या करना है? स्टिचिंग पेन में हमने बेरेस्पेरिनस, सियानोथस और थिरिडियोन टॉप पे जाएगा। ये ट्राइका है। कौन कौन सी दवाई? आप थिरिडियोन, क्या क्या लिखा आपने? एक और ऐड कर दो, आर्सेनिकम एल्बम। सेकंड 9 दवाइयां भी लिख दो, सलीशिया, सल्फर, अगारिकस और कार्डासमार। स्टिचिंग पेन लिख दिया। यहां देखें, मुख्तलिफ टेक्निक से 9 में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अमोनियम म्योर भी लिख दो, शाबाश। स्टिचिंग पेन, अर्टिका भी लिख दो, काली बाई भी लिख दो स्टिचिंग में, अगारिकस और ट्यूबरकुलिनियम भी लिख दो, रोडोडेंड्रॉन भी लिख दो। अब आपका सेट कंप्लीट हो जाता है स्टिचिंग पेन में। अब देखिए यहां डीडी करते हैं, डिफरेंट डायग्नोसिस करते हैं इन दवाइयों में, कुछ क्लिनिकल भी करते हैं, कुछ अपनी प्रैक्टिस भी बताते हैं आपको, कुछ अपनी प्रैक्टिस भी बताते हैं। जवाब दें बगैर अलामत के, कोई अलामत पूछे बगैर। एम आई क्लियर? अब आपका मरीज है, कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द है। दर्द तो है ना स्टिचिंग, अभी ये आपने इधर पकड़ के होल्ड रखना है। अब आपका मरीज आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे स्टिचिंग पेन होता है, लेकिन जब मैं खाना खाता हूं तो ईटिंग वाइल, तो अमोनियम म्योर पक्का हो जाता है। कहता है मुझे स्टिचिंग पेन है स्प्लीन के अंदर, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में, लेकिन जो होता है ना साथ मुझे हेडेक भी है, तो आर्टिका यूनस जाएगा। मैं क्लियर? मुश्किल है? इजी है ना? होम्योपैथी से आसान कोई प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता। होम्योपैथी से मुनाफा बख्श कोई दूसरा वे ऑफ ट्रीटमेंट है ही नहीं। यह हनीमैन ने आपको पानी से सोने बनाने का गुर सिखाया है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझते हैं तो यह आर्ट है। दवाएं कमाने का भी और पैसे कमाने का भी, चैरिटीज करने का भी, इल्म का भी सदका कर रहे हैं। जो आप कमाते हैं उसका भी कर रहे हैं। आपकी डिस्पेंसरी से दवाई कम भी नहीं होती अगर आप हानीमैन के तरीके पे जाते हैं। तो आपका मरीज कहता है कि सर मुझे पेन होता है। पेन तो स्टिचिंग पेन पकड़ा हुआ है ना, आपने होल्ड किया हुआ है ना। आप मुझे पेन होता है सर,
स्टिचिंग, लेकिन पेन के साथ क्या होता है, लंबर रीजन को ये एक्सटेंड करता है। अभी ऑब्वियस बात है कि लेफ्ट लंबर को एक्सटेंड करेगा। अब लेफ्ट लंबर को ये एक्सटेंड करता है ना, यहां से राइट हाइपोकोर्डियल पेन लेफ्ट लंबर रीजन को एक्सटेंड करता है, रेडिएट करता है, रिफर होता है वहां। तब आपने कोई बात उससे नहीं करनी होती है, आपने डायरेक्ट उसको डायरेक्ट कालीबाई के अप्लाई करना होता है। दिस इज द की नोट ऑफ कालीबाई। आप कालीबाई देखें आपको कवर करता है। ये ड्यूडिनल अल्सर की भी दवाई है, इसका म्यूकस में बनने पर जबरदस्त एक्शन है। ये कठार की भी दवाई है, ये स्प्लीन को भी ठीक करने की दवाई है। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को भी मारता है, ये एंटीबैक्टीरियल भी है। ये आपको कवर करेगा अगर ज्यूजिनम में प्रॉब्लम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहां तो जो होता है ये कोलोन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस रीजन पे आपका ट्रांसवर्स कोलोन भी होता है और आपका जो स्प्लीनिक फ्लेक्चर होता है कोलोन का वो भी होता है, डिसेंडिंग कोलोन भी होता है, और सिग्माइड कोलोन भी इस साइड पे होता है, राइट फ्लैंक में, लेफ्ट फ्लैंक में, सॉरी। तो ये आपका कवर करता है कालीबाई। ये आपका सिस्टम, आपका होम्योपैथी आपको कवर करता है। आप थोड़ा पढ़ते हैं मेडिकल साइंसेस को, ये आपको ज्यादा कवर करता है। मरीज का स्टिचिंग पेन है अपनी जगह, स्टिचिंग पेन है लेफ्ट हाइपोकोंडियम रीजन में। अब वो कहते हैं सर मैं जब खड़ा रहता हूं ना तो मुझे गुजारा, मैं रनिंग करता हूं ना, दौड़ता हूं, मैं सुबह जॉगिंग करता हूं, मैं दौड़ता हूं तो मुझे ग्रीवेशन होता है। तो आप ट्यूबरकुलिन लगा के ना इंटर करंट, तो आपके 80% केसेस वहां सेटल हो जाते हैं, ट्यूबरकुलिन सेटल कर देता है। ये जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल दवाई है, एंटीवायरल भी है, एज वेल एज एंटीवायरल भी है, क्योंकि ये बड़ा बैक्टीरिया है, नोसोड है आपके पास। छोटा बैक्टीरिया के सामने नहीं टेर सकता। एज वी डिस्कस, इस लेक्चर के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया भी स्प्लीन में गीली करता है। वहां मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको जो तरीका आपने आपके लिए रखा है ना थेरेप्यूटिक्स के सेक्शन में, तो उधर आपको खुशी हो जाएगी कि हम ल्यूकीमिया को भी नहीं समझे, और हमने सार्कोइडोसिस को भी नहीं समझा, और हमने लीवर को भी नहीं समझा, नर्व फंक्शन को, और हम होम्योपैथिक में ऐसा सिस्टम हमें अल्लाह ताला ने दिया कि हम इस चीजों को समझे बगैर भी प्रैक्टिस करने के काबिल हैं। है ना खुशी की बात? अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सिस्टम से हमारा, कितने बड़े सिस्टम में हमें पैदा किया कि अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया और अल्लाह ने हमें होम्योपैथिक डॉक्टर पैदा किया। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप प्राउड महसूस करें, ये नहीं कि आप इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में जाएं या आप अपनी लेवल को समझें कि आप किस लेवल की चीज से आपका वास्ता है। लेकिन अगर आज आपका 2 रकात नमाज नहीं काम करता तो आपकी नमाज में ताकत नहीं है। नमाज तो वही नमाज है जो हज़रत उमर बिन खत्ताब पढ़ते थे, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कुरान का कि आप मदद दो। हमें मदद इसलिए नहीं देता कि हमारी नमाज क्या है, हमें नमाज का पता ही नहीं होता। हम इधर हमारी जिस तरह नमाज है, जितनी कमज़ोर नमाज है वो आप सबको पता है, हमने आगे उस पर नहीं बोलना। इस तरह आप होम्योपैथी को समझें तो ये आपको कवर करता है। एनी हाउ, ट्यूबरकुलिनियम रनिंग सेग्रीवेशन मोटिलिटी पे ना, अब आपका ट्यूबरकुलिनियम फेल होता है, ये कवर करता है लेकिन पार्टली करता है, कंप्लीट कवर नहीं देता आपको। आप उधर एगारिकस इस्तेमाल कर दें, आप उधर एगारिकस इस्तेमाल कर दें। ये फंगस है ना हमारा होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में, है ना भाई? फंगस है ना, आप देख लो इसको, फंगस से बना है। अभी देखें आपका बैक्टीरिया नहीं तो आप उसे एंटीफंगल दे दो। देखिए आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। आप ना बैक्टीरिया ने नहीं काम किया ना एंटीबैक्टीरियल ने, तो आपने एंटीफंगल दिया हुआ, क्योंकि ये जब बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है वहां स्टिचिंग पैदा करेगा। उसका करेक्टर ऑफ पेन स्टिचिंग होगा, डल नहीं होगा, स्टेबिंग कटिंग पेन नहीं होगा। सर्टेन जो पेन्स करेक्टर ऑफ पेन्स होती हैं वो सर्टेन ऑर्गन से या सर्टेन डिजीज से वो कनेक्टेड होती हैं। मतलब लाइक वेस्टर्न जो पेन होता है, जो स्मूथ मसल्स का होता है, वो डल होगा। तो आपका करेक्टर ऑफ पेन भी आपको ऑर्गन समझा देता है। अगर हमारा टाइम का लिमिटेशन ना होता हम इस पे आगे बोलते। अभी हम इस पे आगे बोलने से माजूर हैं ड्यू टू टाइम लिमिटेशन। इंशाल्लाह जब कभी मौका मिलता है तो हम करेक्टर ऑफ पेन पे बोलेंगे।
आप देखें रनिंग से एग्रीवेशन नहीं होता। कहते जिनमें एक वॉक होता है ना, एक ब्रिस्क वॉक होता है, एक फास्ट होता है, एक वेरी फास्ट होता है, उसके बाद जॉगिंग शुरू होती है। जॉगिंग कब आप डिफरेंशिएट करते हैं? जब आप का सांस फूलना शुरू हो जाता है, उसका मतलब है कि आप जॉगिंग में इन हो गए। नॉर्मल वॉक होती है ना, एक फास्ट एक होती है ब्रिस्क वॉक, जरा तेज चलना, एक फास्ट, एक वेरी फास्ट। अब वेरी फास्ट के बाद आपको सांस फूलना शुरू हो जाए तो मतलब जॉगिंग में आप इन हो गए। मैं क्लियर? अब हम ब्रिस्क वॉक की बात कर रहे हैं, स्टेप समझा दिए ना आपको, ब्रिस्क वॉक की बात कर। अब ब्रिस्क वॉक में उसको एग्रीवेशन होता है स्टिचिंग पेन का, देन व्हाट शुड बी डन? रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन बहुत बड़ी दवाई है रोडोडेंड्रॉन। देखिए, आप रोडोडेंड्रॉन को उठा के पढ़े, उसमें 2 अल्फाज पढ़ने, आप सीधा रोडोडेंड्रॉन में जाएं, दामन में पहुंच गए, आप उधर पहुंच गए, आप उधर देखिए 2 अल्फाज पढ़े, उधर लिखा हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लेटस इन हाइपोकोंड्रियक एंड लंबर रीजन, मच ग्रम्बलिंग इन एब्डोमेन, दिस इज बिकॉज ऑफ स्प्लीनोमेगेली। आप अगर स्प्लीनोमेगेली की वजह से ये नहीं होता, रमनिंग वगैरह, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से है, ड्यूडेनल अल्सर की वजह से है, तो आपका रोडोडेंड्रॉन नहीं काम करेगा। वरना रोडोडेंड्रॉन को तो और चीज़ों को, पेन इन हील, जो थंडरस्टॉर्म होता है उसकी वजह से जो तकलीफ बढ़ती हैं। अब यहाँ ये कैसे है? यहाँ अगर स्प्लीनोमेगेली से स्टिचिंग पेन है और स्प्लीन लार्ज है, उसकी वजह से वो कंप्रेस कर रहा है स्टमक को, और ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और आपका दर्द शिफ्ट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है लंबर रीजन की तरफ, और ड्यू टू स्प्लीनोमेगेली तो रोडोडेंड्रॉन काम करेगा। आप दवाई को सेलेक्ट करना, डिफरेंशिएट करना समझ गए? स्टिचिंग पेन से बाहर आ जाएं, आम पेन में आ जाएं, क्योंकि आम पेन में तो डिस्कस करना है, सब तो स्टिचिंग नहीं होगा ना। अब आम पेन है, वहां आपका हम मोडिलिटी आप में एक मिलती है कि सर मुझे आम पेन है, स्टिचिंग पेन नहीं है, लेकिन है स्प्लीन का पेन ना, स्प्लीन मेरा लार्ज है, अल्ट्रासाउंड मैंने किया हुआ है, राइट। अब आपको कहता है कि सर मैं डीप ब्रीदिंग करता हूं ना तो मुझे दर्द में तकलीफ बढ़ती है, मेरी एग्रीवेशन होती है। मैं जब इंस्पायर करता हूं, डीप ब्रीदिंग करता हूं, तो मेरा दर्द एग्रीवेट करता है। तो यू शुड अप्लाई सल्फर फर्स्ट 200 1 डोज एंड देन कार्डास्मार मदर टिंचर में आपने देना है। फेल होता है, सल्फर दोबारा दें 1 ml में, पहले ट्यूबरकुलिनम दें, फिर सल्फर सोराइनम दें, ये ट्राइका है, ये 3 दें, ये 3 दे दिया, आप दे दें उसको कोबाल्टम, फिर आपका फेल नहीं होगा इस मोडिलिटी पे। अगर ये मोडिलिटी नहीं है तो फिर आपका दवाई नहीं काम करेगा, राइट। अब दर्द उसको है लेफ्ट हाइपोकोंड्रिया में, ठीक, बल्जिंग जानते हैं? बल्जिंग जानते हैं? जो आगे ऊपर जो से पेट निकाला हुआ हो, बल्ज आउट, बल्जिंग पेन। पेन ऐसे हो ना जैसे कोई उसको धक्का दे रहा हो अंदर से, समझ आ रही है? ये बल्जिंग है, मतलब ये सीधा है ना, अब ये बल्ज आउट करते हैं तो ऐसे करेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल बल्जिंग। अब मुझे उर्दू में इसका नाम नहीं आता, आप यहाँ से समझ लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपको, जब पेट निकलता है ना इसका। आप बल्जिंग है तो फिर आपने क्या करना है? अभी देखिए, आप अगर ये सब तो आपने ट्यूबरकुलिनम उसका इस्तेमाल करना है, ट्यूबरकुलिनम। स्टिचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेन की बात कर रहा हूँ, स्टिचिंग पेन की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टिचिंग पेन और हो गया है, अब आप पेन पे आ जाएं, क्योंकि हमने पेन को कवर करना है। अब बर्निंग हीट होती है ना, बर्निंग पेन है, बर्निंग हीट वाली पेन है, ठीक है, ऐसा फुटीडा। कॉकुलस कैक्टाई,
खांसी से एग्रीवेट करता है, मोडिलिटी पे कर रहे हैं, पेन को मोडिलिटी पे कर रहे हैं, ये टेक्निक है मोडिलिटी। चाइना सल्फ 200 में नहीं काम करता, फिर 1 में जाएं, नहीं करता सल्फर दे के जाएं, फिर भी फेल होता है। पेन अपियर सडन डिसअपियर होता है, तो फिर आपने वो मतलब इन्फ्लेमेशन भी आ गया, उसकी वजह से दर्द है, तो फिर बेलोडोना देना है। साथ लीवर इन्वॉल्वमेंट है, लीवर सिम्टम है, कार्डस मार दें। क्लियर? हैवी हाइपोकोंड्रिया, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिया हैवी है, यहां वजन पड़ा हुआ है, ऐसा सेंसेशन है। देखिए आपको मैं 2-3 चीजें बताऊं, वो आपने ज़हन में रखनी है, जो हमें फ़लसफ़ा सिखाता है, जो आर्गेनेट ऑफ मेडिसिन हमें सिखाता है, वो क्या है। देखें, आप मरीज से पूछते हैं जी आपको क्या तकलीफ है, क्या होता है आपको, इसका मतलब आप सेंसेशन का पूछ रहे हैं, ठीक है जी। आप उसको कहते हैं जी आपको तकलीफ कहाँ पे होती है, तो इसका मतलब आप लोकेशन का पूछ रहे हैं। आपका उसका पता है जी कब होता है आपको ये तकलीफ, शाम को होता है, रात को होता है, कब बढ़ता है, इसका मतलब आप किसका पूछ रहे हैं, मोटिलिटी का पूछ रहे हैं। तो ये कौन, ये आपका कंप्लीट सिम्पटम होता है, ये मुकम्मल अलामत है, ठीक है जी। ये क्या है, मुकम्मल अलामत है। समझ गए यहां तक? देखें, आप उससे पूछते हैं दर्द कहाँ होता है, वो कहते हैं जी लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में यहाँ होता है, हाथ रखता है, आपको लोकेशन दे दिया, क्या होता है जी दर्द होता है, सेंसेशन भी दे दिया, ठीक है जी। आप उसको कहें, आपको 2 दवाइयां आपने ज़हन में आनी है, सल्फर और कालियोडाइड। अब आप मोडिलिटी का पूछते हैं ना उससे, वो कहता है कि जी मुझे कोई कमी बेशी किस चीज़ से नहीं, तो आप यही दवाई जारी रखें। अगर आपको वो कहता है कि जी मुझे वॉकिंग से, जब मैं चलता हूँ अभी मुझे यहाँ दर्द नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिए, इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड्स। ये बात कंफ्यूज ना करें उससे दर्द के साथ। इधर हैवीनेस है, इधर सेंसेशन है, अब इस सेंसेशन को हम डील कर रहे हैं। लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में सेंसेशन है, एम आई क्लियर? अब सेंसेशन है तो हमने क्या किया, हमने कालियोडाइड और सल्फर लगा दिया, सल्फर देंगे ना, कालियोडाइड दे दिया। अब हम उसको सेंसेशन है लेकिन ऐसे नहीं होती, उसको ऐसे नहीं होती। कहते हैं जब मैं चलता हूं ना तो मुझे यहां वजन महसूस होता है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको मैग्नीशिया म्यूरेटिकम देना है। ये लीवर की दवाई है, ठीक है जी, स्क्रीन पे भी काम करती है। बाज़ औक़ात लीवर में प्रॉब्लम होता है ना, उसकी वजह से ना यहाँ हैवीनेस महसूस होता है, तो यू शुड ट्रीट लीवर। तो हैवीनेस को आपने मैग्नीशियम म्योर से ठीक करना है, क्योंकि उधर लीवर में प्रॉब्लम होता है। काजेशन हमने पढ़ाया ना आपको अभी, एक और तरीके से अगर आप पैथोलॉजी में देखना चाहते हैं तो लीवर की वजह से अगर इधर हैवीनेस है तो फिर आपने मैग्नीशियम म्योर देना है, वरना मैग्नीशियम म्योर हैवीनेस में काम नहीं करता। तो आप इसमें भी दे सकते हो, आप मोडिलिटी में भी दे सकते हैं कि जब कहते हैं मुझे यहाँ बोझ महसूस होता है जब मैं चलता हूं, तो एम आई क्लियर? हाइपोकोंड्रिक रीजन में पेन है, चाहे वो देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एट्रोफी है, हाइपोट्रोफी, इन्फ्लेमेशन है, थ्रोम्बस है, हमने पेन को कवर करना है। उधर हमने रेस्क्यू करनी है, उसके पेन को डील करना है। उधर जो ओपीडी का प्रोटोकॉल क्या है ये मैं आपको बताऊं। ओपीडी का प्रोटोकॉल ये है कि वहां आपने डायग्नोसिस नहीं बनानी। ओपीडी में या रेस्क्यू में आपने उसको उधर दर्द और उसकी उस तकलीफ को फर्स्ट एड देनी है, उसमें आपने रेस्क्यू करना है। वहां आप डायग्नोसिस में चले गए, मरीज आपका हो गया फारिग, आपने पहले जिंदगी बचानी, उसके बाद डायग्नोसिस बना के ना काज को डील करना है। ये बात, ये ओपीडी का प्रोटोकॉल है। जब हम जॉब करते थे अपने प्रोफेसर के साथ, बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, जब हम LRH में करते थे तो यहाँ वहाँ क्या होता था कि वहाँ में ये बार बार पढ़ा, भैया आपने डायग्नोसिस नहीं बनानी। तो हम केस को लेके ना मतलब ऑर्थोपेडिक वालों को उधर डील करके ना वो रेनवोल्ट्राल से विलियम 10 ड्रग IV लेन मेंटेन करके भेज देते, ऑर्थोपेडिक को रेफर कर देते थे डिपार्टमेंट को। अगर स्किन वालों को, स्किन वाले के पास मतलब स्किन की कोई इमरजेंसी तो नहीं आती, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओपीडी में तो कोई इमरजेंसी नहीं होती ना, मैं तो आपको ICU की इमरजेंसी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ओपीडी की बात बता रहा हूँ। तो स्किन को डील करके ना एविल वगैरह या डिकाड्रान वगैरह, बेडाल वगैरह लिख के ना उसको लिफर कर दे के यार स्किन ओपिनियन,
ठीक है जी। अब कौन सी एंटिटी हमारे पास आती थी, मतलब हमारे पास मैदे का मरीज आता है तो हम उसको ड्रिप में नोस्पा वगैरह डाल के हाथ पे वोरिन लगा के स्पीडेक्स गोलियां लिख के जेंटिक लिख के टीसाइट्रोसोडा वगैरह लिख के ना उसको रिफर कर देते थे। अगर किडनी पेन का मरीज तो उसको सिट्राल का ड्रिप लगा के सिट्राल का और यूरेसिन वगैरह लिख के सिफिगेट वगैरह लिख के रिफर कर देते थे यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि वहाँ हमने डायग्नोसिस नहीं बनानी होती थी, क्योंकि हमारे पास वहाँ मिक्स केसेस आते थे। तो आपने कहने का मकसद मेरा ये है कि आपने ओपीडी में आपने डायग्नोसिस नहीं बनानी। तो यहाँ पेन में हमने देखना है वो पेन इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, थ्रोम्बस की वजह से भी हो सकता है, हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी की वजह से भी हो सकता है, और कोई और वजह भी लेफ्ट साइड में हो सकती है। यहाँ तो स्प्लीनिक फ्रैक्चर भी होता है कोलोन का, यहाँ तो ट्रांसवर्स कोलोन भी होता है, या तो डिसेंडिंग कोलोन भी होता है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने इधर पेन में, अभी मैं आपको क्लिनिकल प्रोटोकॉल आपने मुझे याद दिला कि मैं क्या करता हूँ इधर। पहले मेरा स्ट्राइक क्या होता है, जब मैं डिस्पेंसरी में आवाज़ लगाता हूँ कि फलां दवाई दे दो, वो आपने मुझे याद दिलाना, वो मैं ना भूल जाऊँ, क्योंकि वो हमारा तकरीबन 90% केस कवर कर जाते हैं दर्द के। ठीक है जी, फिर मैं वो आपको बताता हूँ आखिर में। अब दर्द है उसको हाइपोकोंड्रिया में, राइट। अब आपने उसका क्या करना है, चाइना सियानोसिस को आपने भूलना ही नहीं है। ये आपने सियानोसिस यहां आपने 1 ml में देना है। क्या करना है, 1 ml में देना है। यहां मदर टीचर नहीं चलेगा दर्द में, यहां आपने 1 ml में सियानोसिस देना है, उधर ही सेटल करेगा। और मैं आपको अभी बात बताई ना, मैं आपको क्लिनिक वो बताता हूं। तो मैं क्लिनिक वो एक सियानोसिस होता है, अगर ये नहीं करता दूसरा मेरा 5 मिनट बाद होता है लेक्सियस। ये मैं आपका क्लिनिक एक्सपीरियंस जब मैं करता हूं इधर, वो आपको शेयर कर देता हूं। फिर हमारा बिस्मित तो इंटम क्रूडम, अगर जुबान सफेद है तो इंटम क्रूडम, अगर हमारा शहरी बाबू है ना तो फिर नक्स होल्डिंग करता है ना, मसाले खाता है। समझ आ रही है आपको? तो फिर उस हिसाब से हम ना बिस्मित इंटम क्रूड, अगर जुबान में सफेद फर है तो ठीक। और नक्स आपको बता दिया, स्पाइसेस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एलोपैथिक दवाइयों को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये दवाइयां हमारे काम करती है सियानोसिस 1 ml, 5 मिनट बाद लेक्सिस 1 ml। अगर उधर दर्द रुक जाता है हम उधर छोड़ देते हैं, डायग्नोसिस के लिए भेज देते हैं। क्लियर? आप यहाँ ये प्रोटोकॉल तो हमने आपको बता दिया कि ये सारा प्रोटोकॉल है। आप ड्यूरिंग चिल ड्यूरिंग, आप उसको जो होता है पेन लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम है, अब हम इधर पेन लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम बोल रहे हैं ना। अभी हम रिस्पेक्टिव ऑफ रिगार्डलेस ऑफ एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी एंड थ्रोम्बस, पेन लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम की बात ही कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या है। हम पेन को डील करना है। जो पेन को अगर हमारा सिस्टम डील नहीं कर सकता तो हमारा सिस्टम फेल है, और आप भी फेल। आप अगर पेन को डील करना जानते हैं, आप अगर इमरजेंसी को डील करना जानते हैं, तो आपका सिस्टम जो है कामयाब है, तो आप भी प्रमोट होते हैं, आपका सिस्टम भी प्रमोट होता है। अदरवाइज आपके पास मरीज नहीं आता। आप पेन है लाइफ हाइपोकोंड्रियम में, लेकिन साथ सर्दी लगती है, उसको क्या लगती है, दर्द के साथ सर्दी लगती है, तो आपने क्या करना है, चैना सल्फ दे के 200 में पोडो 30 में देना है उसको। चैना सल्फ 200 में दे के ना आधे घंटे वक्त से, फिर आपने पोडोफाइलम उसको 30 में देना है। आप उसको साथ ना दर्द होता है, साथ दस्त भी है, डायरिया भी लगा हुआ है। समझ आ रही है आपको? देखो हम कवर कर रहे हैं ना कोलोन वगैरह को, फ्लेक्चर वगैरह को कवर कर रहे हैं ना, आपको पता भी फंक्शन नहीं मालूम है ना, तो हमने उधर क्या करना है, सियानोसिस देना है। ठीक है जी। दर्द है, पेन है लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम ज़हन में रखें आप। ठीक है जी, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम आप ज़हन में रखें, ताकि आपका हम टाइम बचत हो हमारा, और हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ सके। ये है लेफ्ट, इसको दूसरे कलर में कर देते हैं ताकि हाईलाइट हो। लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, ठीक है जी। ये नाफ हो गया आपका, ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम है। यहां अब हम इस पेन को इसके साथ कनेक्ट कर लो, इसको डिस्कस कर रहे हैं, बस ये आप ज़हन में रखें। ठीक है जी। अब देखते हैं हम कि उसको दर्द है लेकिन साथ उसका सांस फूलता है, टिस्निया वेद, तो भी सियानोसिस है। मुश्किल है? कोई मुश्किल है? इजी। अब उसके साथ बुखार भी होता है, दर्द भी है, साथ बुखार भी है। नक्स देखें ना, आप ऐसे करें, नक्स एक खुराक दें, 5 मिनट बाद पल्स, एक बेसिलीने में खुराक दें, 5 मिनट बाद पल्सटीला, 5 मिनट लाइको, और 5 मिनट बाद कार्बो दें, फिर कार्बोज 200 ml TDS कर दें।
ये हमारे क्लिनिक का प्रोटोकॉल है। Am I clear? Any question? ये आपका हो गया पेनफुल अगर बुखार साथ है तो। अगर ये आपका फेल होता है ना, फेल होता है, और दूसरे तीसरे दिन आपका मरीज आपके पास आता है कि जी मुझे तो तकलीफ है, बुखार भी और दर्द भी होता है, तो आप उसको ना साथ नेट रिन्यूअल भी दे दो, बाकी प्रोटोकॉल जारी रखो। Am I clear? यहाँ कोई अलामत हम बता रहे हैं आप लोगों को? नहीं बता रहे हैं। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब फीमेल आपके पास आते, मुझे दर्द होता है, लेकिन साथ जो मेरे मेंसेस होते हैं ना, मेरे मेंसेस जब प्रोफ्यूज होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उसका मिकदार ज़्यादा होता है, तो मुझे दर्द होता है, तो फिर भी सियानोतस। आपको कहते हैं कि जी मुझे दर्द होता है इधर, ये हाँ, लेकिन सारे मेरे मेंसेस सप्रेस हैं, मेरे मेंसेस सप्रेस, तो भी सियानोतस। Am I clear? तो भी सियानोतस। तब ये हमने सियानोतस और लेक्सस पहले हम ये कवर करता है, ये बहुत सारे काजेस को कवर करता है, तभी हम ऐसे नहीं दे रहे हैं इसको। Am I clear? ये बहुत सारे काजेस को कवर करता है। कैरेक्टर ऑफ पेन क्या है? वो सोर, टेंडर। सोर दर्द जानते हैं? दर्द होता है, कंटिन्यूस डल पेन होता है, कोई उसको तकलीफ नहीं होती। जब आप हाथ लगाते हैं तो टेंडर करता है, वो फील करता है। समझ गए सोर को? अब कैरेक्टर ऑफ पेन है ना, जिस तरह हमने स्टिचिंग पढ़ा, अब ये कैरेक्टर ऑफ एक पेन, कुछ हमने मोडिलिटी किया आपको, कुछ हमने कॉजेज कवर किया आपको। अब यहाँ देखिए हम करते हैं, यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने रोस्टॉक्स देना है। क्या देना है? रोस्टॉक्स। आपका फेल होता है, चाइना 200 में दें रोजाना एक खुराक, चाइना 200 में दें। इधर स्वेलिंग है, स्वेलिंग है, आपको नजर आ रही है, चेना सल्फ, चेनिमम सल्फ। स्वेलिंग है, साथ दर्द भी है, सिर्फ स्वेलिंग नहीं है तो रूठा। अच्छा, अब यहाँ आपको मैं बेस बताने लगा हूँ और बस हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है, फिर वाइंड अप करते हैं। आप जो भी प्रोटोकॉल करते हैं, जो दवाइयाँ हमने डिस्कस की, तो उसमें सबसे पहले आपने जो बेस लगानी है वो आपने इंट्रक्सीनियम 200 या 1 ml एक डोज, उसके बाद ट्यूबरकुलिनियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सुरैनम, फिर आगे आपने और दवाइयाँ लगानी हैं, तो आपके रिजल्ट और भी बेहतर होंगे। ठीक है जी। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।